हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ पढ़े, 3 लॉ के बारे में हमने बात की है ना। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सबको पता है कि ये न्यूटन ने जो था ये लॉ के बारे में बताया हमें, और हमें ये भी पता है कि वो जो एप्पल था वो नीचे गिरा और उसकी वजह से उसे ये लॉ जो है उसने ढूंढ लिया। ठीक है, ओके। लेकिन ये पहले से उसे पता नहीं था कि ये लॉ मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाया उसने थोड़ा सोचा। क्या सोचा? तो पहले ये बात है कि हमें पता है कि अर्थ है और अर्थ के आसपास जो मून है वो मून कोई ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे सोचे कि ये सपोज हमारी अर्थ है, ओके, और उसके आसपास कोई रेडियस होगा RM, रेडियस ऑफ मून मैं ऐसे बोल रही हूँ, और वो मून है वो v जितनी वेलोसिटी से उसके आसपास ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, तो उसने सोचा कि पहले तो ये जो कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये मून इसके आसपास घूम रहा है, और वो अगर कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर मून पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो मून का एक्सेलरेशन है वो हमें अगर ढूंढना है तो एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं v²/r, r ऑफ मून लिख सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करें तो अगर मून जो है वो इसके आसपास यहाँ r रेडियस में घूम रहा है और वो एक पूरा चक्कर लगाने में कैपिटल T टाइम लगाता है, मतलब टाइम पीरियड T है, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने एक पूरा चक्कर काट लिया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr, और टाइम क्या मिलेगा, t। ओके, तो ये दोनों अगर इसमें हम डाल दें तो एक्सेलरेशन ऑफ मून हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2πr/t। अगर यहाँ पे रखते हैं और स्क्वायर है तो एक r नीचे कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो होगा 4π²r/t²। अब उस टाइम पर हमें पता था कि जो मून है वो अर्थ के आसपास एक पूरा चक्कर लगाने में 27.3 डेज जितना टाइम लगाता है। t की वैल्यू क्या है, 27.3 डेज। ओके, और उसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मून है जो वो यहाँ पे घूम रहा है तो ये उसका जो रेडियस है उस टाइम वो भी पता था, तो वो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.84 × 10⁸ मीटर थी। अगर ये सारी चीज़ें पता है और यहाँ पे हम डाल दें तो एक्सेलरेशन ऑफ मून हमें मिल जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू है बहुत ही कम मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 2.something × 10⁻³ मीटर/सेकंड² बोल सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसमें डाल दें तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो न्यूटन को पहले पता थी। बाद में उसने क्या किया, वो बताता है कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन है। ठीक है, कि ये जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशन की वजह से मून जो है वो उसके आसपास घूम रहा है, और वो भी पता है कि कोई भी अगर दो चीज़ें हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है, और वो फोर्स जो लग रहा है वो जितना अगर दो चीज़ों को दूर ले जाते हैं तो वो फोर्स कम होता जाता है। उसका मतलब है कि फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बात लिख रही है हमने तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं ma, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो अगर हम दो जो एक्सेलरेशन है, एक अर्थ के अकॉर्डिंग और एक मून के अकॉर्डिंग, उनका अगर रेशियो ढूंढे तो क्या होगा, देखिए g क्यों लिखा है मैंने, वो अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशन है एक्सेलरेशन उसे हमें स्मॉल g से लिखा है, और am मतलब मून के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है उसे मैंने लिखा है। तो वो क्या है, उनका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो g जब अर्थ के लिए लिखते हैं तो r कहाँ पे होगा, अर्थ के लिए वो नीचे लिखेंगे, तो मून के लिए कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो ये जो दोनों की वैल्यू हमें पता है, अगर हम डाल दें तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3600। दैट मीन्स
एक्सेलरेशन ऑफ मून अगर ढूंढना है तो g/3600 और g की वैल्यू 9.8 अगर डाल दे तो ये जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो हमने यहाँ पे जो ढूंढी थी उतनी ऑलमोस्ट मिल जाती है, मतलब कि ये बात सच है। और उसके हिसाब से उसने न्यूटन ने जो लॉ दिया उसमें उसने यही बताया कि अगर आपके पास दो कोई मतलब बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कैसे लगेगा, उनका जो मास है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के वो कैसे होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरफ उसने जो लॉ है उसके बारे में बताया। यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसे हम कैपिटल G लिखेंगे और कैपिटल G है वो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि उसकी वैल्यू हम कहीं पर भी जाए, दुनिया में कहीं पर भी जाए, किसी भी टाइम पर जाए, कभी भी वो चेंज नहीं होती। कैपिटल G की वैल्यू देखिए, कैपिटल G अलग चीज़ है, स्मॉल g अलग चीज़ है। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है दैट मीन्स वो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। और स्मॉल g जो हम बोलते हैं वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बट उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। स्मॉल g की वैल्यू सब जगह एक सी होती नहीं है, मतलब कि वो चेंज होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। तो कितनी है, तो वो वैल्यू कैवेंडिश जो है उन्होंने ढूंढ निकाली और उसकी जो वैल्यू है वो हम लेते हैं g = 6.67 × 10⁻11 और उसका जो ऐसे हम बनाए जो तो F फोर्स मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मतलब किलोग्राम स्क्वायर, तो उसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ऐसे जो है हमें G ये जो वैल्यू है आपको याद रखनी है। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब आप मुझे बोलेंगे कि ये फॉर्मूला तो हमें पता था, तो अलग क्या चीज़ है, तो खास जो ये जो मुझे बताना है वो है ये जो लॉ है उसके बारे में, इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो मुझे आपको पहले बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका वेक्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया मैंने क्या किया, दो चीज़ की कंपैरिजन करके न्यूटन ने जो है वो लॉ की बात की। कौन सी दो चीज़, कि मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है और उसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ढूंढ लिया तो उसकी वैल्यू, और दूसरी चीज़ फोर्स है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और उस वजह से उसने जो एक्सेलरेशन है वो एक किसके लिए, अर्थ के लिए और दूसरा मून के लिए, और उसके रेशियो पर से भी ये एक्सेलरेशन ढूंढ लिया। तो दोनों जो है वो एक साथ मैच हो गए, उसकी वजह से उसने ये लॉ दिया उस पर से। अब जो वेक्टर फॉर्म है उसके लिए मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि सपोज x y z। ओके, अब यहाँ पे हम अगर बोले कि ये कोई पॉइंट मास है, ठीक है, पहले तो ये जो लॉ हम लिखते हैं वो पॉइंट मास के लिए ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोई उसका जो मास है मैं उसे m1 बोल रही हूँ और इसका जो मास है 2 उसको मैं m2 बोल रही हूँ। उनका जो पोजीशन वेक्टर है इसको r1 बोल रहे हैं, इसको r2 बोल देते हैं, ठीक है। इस तरफ मैंने दिखाया। ओके, अब जो मैं उसे जो दिखाने जा रही हूँ वो आप पहले समझिए कि यहाँ पे दो जो है पॉइंट मासिस 1 और 2, ओके, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब कि ऐसे बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा हो, कोई भी बॉडी तो दूसरे पर ऐसा फोर्स लगा सकता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों के बीच भी ये फोर्स लग रहा है। तो मैं इसे कैसे दिखाती हूँ वो आप खास समझना। अगर मैंने ऐसे लिखा है F12, इसका मतलब हुआ कि ये जो मास जो 1 है 1 उस पर कौन फोर्स लगा रहा है 2,
ये 1, इसे 1 बोलूँ मैं और इसे 2 बोल रही हूँ, तो ये पॉइंट मास इस है, तो पॉइंट मास 1 पर पॉइंट मास 2 जो फोर्स लगा रहा है उसे हम कैसे लिखेंगे, F12, मतलब 1 पर 2 की वजह से लग रहा फोर्स। ओके, अब ये जो बात है वो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो F12 से उसे हम लिखेंगे। तो अगर फोर्स लिख रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें पता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। क्यों मैंने यूनिट वेक्टर ही लिया, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर r12 में लिखती हूँ तो उसकी वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर मैंने ऐसे ही कोई जो वेक्टर लिख दिया तो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी भी इफेक्ट इस पर आ जाएगी। पर हमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए अगर वेक्टर यूज़ करना है तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ही यूज़ करेंगे। तो मैंने यूनिट वेक्टर r12 ले लिया और हमें पता भी है कि यहाँ पर r12 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो r12 वेक्टर है वो हम कैसे दिखाते हैं, r12 मतलब हम ऐसे जो है ऐसे दिखाएंगे। देखिए मैं ये जो बोल रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट मास 1 है उस पर कौन फोर्स लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है, वो खास ध्यान में रखना। F12 से हमने उसे डिफाइन किया है, ठीक है। ओके, अब मुझे R12 यहाँ जो ड्रॉ करना है, आपको पता है हम वो ऐसे दिखाते हैं R12 को। ओके, तो R12 मतलब 1 से 2 की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर, और R21 दिखाना है हमें तो 2 से 1 की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका यूज़ यहाँ पे करूँ तो F12 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है उसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ। तो क्या होगा ये फॉर्मूला, Gm1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r12 अपॉन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो, तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिखते हैं और सिर्फ r12 लिखे तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो F12 इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r12 क्यूब इंटू r12। तो इस पर से भी आपको पता चल सकता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ r12 की डायरेक्शन है। r12 की डायरेक्शन किस तरफ है, 1 से 2 की तरफ। मतलब कि ये खास चीज़ देखिए, 1 पर जो 2 फोर्स लगा रहा है, तो कोई भी हमेशा याद यही रखना कि अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। ये 1 है, ये 2 है, ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो 1 पर कौन फोर्स लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है। एक इमेजिन कीजिए आप कि आपके पास कोई मैग्नेट हो, है ना, तो मैग्नेट हो तो वो क्या करेगा, आसपास से वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, मतलब कि वो अट्रैक्शन फोर्स जो लगा रहा है वो अपनी तरफ खींचता है, और रिपल्शन में क्या होता है, वो ऑपोजिट साइड में उसे फेंक देता है, ठीक है। तो ये मतलब ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ठीक है, ये दोनों है। तो यहाँ पर 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा मतलब कि वो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस पर अपनी तरफ, मतलब इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, 1 2 2 बोल सकते हैं। ये जो पॉइंट 1 है वहाँ से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह हमें न्यूटन का 3rd लॉ पता है ना, कि ये जो 2 मतलब मास है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ कि 1 पर 2 जो फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही 2 पर भी 1 फोर्स लगाएगा, है ना। तो वो अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं F21, 2 पर 1 की वजह से लग रहा फोर्स, तो ऐसे लिखेंगे हम Gm1 m2 अपॉन r21 स्क्वायर, और उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे, r21। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि r12 इस डायरेक्शन में है तो r21 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक
ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे वेक्टर्स। तो अगर मुझे R21 की वजह यहाँ पे R12 लिखना है इसकी जगह पे, तो मुझे आगे माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब F12 इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, माइनस G M1 M2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R12। और देखिए ये और ये फॉर्मूला जो है दोनों सेम ही है। R12 और R21 ये जो डिस्टेंस है 1 से 2 का डिस्टेंस और 2 से 1 का डिस्टेंस वो तो सेम ही है, मतलब कि ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। सिर्फ क्या फ़र्क है, इसकी जगह पे मैं F12 भी लिख सकती हूँ, मतलब कि क्या हमने यहाँ पे हमें क्या मिला, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। मतलब कि क्या हुआ, अगर दो यहाँ पे पॉइंट मासेस है तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट मास 1 है उस पर 2 जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 पर 1 लगा रहा है, लेकिन दोनों जो है उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे दिखाना है वही चीज़ तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ यहाँ पर कि अगर हम ऐसे बोले कि 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है तो 2 अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो उसे जो है हम F12 बोलेंगे। 1 पर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है तो 2 अपनी तरफ खींच रहा है तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। और यहाँ पे 2 पर 1 जो फोर्स लगाए तो 1 फोर्स लगाएगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि F21 ऐसे होगा। ओके, तो मतलब ये फोर्स कैसे हुए, दोनों इक्वल है और ऑपोजिट हैं। ओके, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खास बुक से भी वो पढ़ लेना आप और ऐसे ये समझ लेना। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट मासेस लिए, लेकिन 2 से ज़्यादा हो तो सपोज़ मेरे पास ऐसा है कि ये कोई 1 2 3 एंड 4 ये 4 हैं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, तो मुझे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि पॉइंट मासेस 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे कोई 4 हैं। ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पर कि ये जो 1 है, पॉइंट मास 1 है, उस पर टोटल क्या फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 1 पर जो फोर्स लग रहा है वो मुझे टोटल फोर्स जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पर 2 भी फोर्स लगाएगा, 3 भी लगाएगा और 4 भी लगाएगा। तो वो जो सारे जो फोर्स है वो मुझे पहले ढूंढने पड़ेंगे और उसका जो है वो मुझे वो जो टोटल करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है तो उसको मैं ध्यान में रखूँगी, फिर उसका टोटल करूँगी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 पर टोटल फोर्स कितना लगा, तो 2 की वजह से लगा, 3 की वजह से लगा और 4 की वजह से लगा। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे G M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R12 प्लस F13 मीन्स क्या लिखेंगे, G M1 M3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस यहाँ पे क्या होगा G M1 M4 अपॉन R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R14। ओके, तो ऐसे हम जो है वो वेक्टर फॉर्म लेके फिर उनका जो है वो सम करेंगे तो हमें टोटल फोर्स जो है वो मिल सकता है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो हमने जो बात की है वो पॉइंट मासेस के लिए की है, कोई जो है वो पूरी बॉडी के लिए अभी तक हमने कोई बात नहीं की, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके फिर बात करेंगे, लेकिन अभी भी सिर्फ हम पॉइंट मासेस के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 और उसके हिसाब से ये सारी फॉर्मूला लगा के फिर हम टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ये जो लॉ है वो आप लिख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मुझे बतानी है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो फोर्स है उसको मैं मास से डिवाइड करूँ, ये जो फोर्स मैंने बोला G M1 M2 बाय R स्क्वायर ऐसे हम बोलते हैं, उसको मैं मास से डिवाइड करूँ और ये जो है उसे मैं यूनिट लेके जो अगर मैं उसे जो डिफाइन करूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि फोर्स पर यूनिट मास, इसे क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, तो उसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वजह से जो फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, उसकी हम इंटेंसिटी बोलेंगे। देखिए एक चीज़ समझिए कि अगर मैं बोलूँ कि पर यूनिट मास अगर फोर्स ज़्यादा है,
फोर्स ज़्यादा लग रही है, मतलब कि वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ही फोर्स ज़्यादा लगेगी। और फोर्स कम लग रही है, दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी कम है। तो हम उस इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक चीज़ आपके दिमाग में रखनी चाहिए। और उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर किलोग्राम हो सकता है, ठीक है। और ये जो न्यूटन पर किलोग्राम भी बोल सकते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जो जी का भी है ना, स्मॉल जी के लिए, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो ऐसे हम ये चीज़ दिखा सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब हम जो हमारी बुक में एग्जाम्पल है 8.2 उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 8.2 समझिए। ओके, मैं एक बार पढ़कर वो लॉ बोल देती हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ठीक है। और एग्जाम्पल 8.2 देखिए, 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे जो एंगल है वो सेम होते हैं 60 डिग्री, और जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। तो फर्स्ट पूछा है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m placed at the centroid G of the triangle। और सेकेंड पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल। और यहाँ पे A to G और B to G C to G ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर लेना है, ऐसे हमें बोला है। देखिए पहले मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया A B C। यहाँ पे मास m है, यहाँ पे m है और यहाँ पर भी m है। हमें क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हाँ सेंट्रॉइड G है उस पर मास 2m डालना है। तो सेंट्रॉइड मतलब क्या, यहाँ सेंटर से जो डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में और तीनों जहाँ पे मिलते हैं, ये हो गया सेंट्रॉइड G। ओके, जहाँ पर 2m मास हमने रखा है। क्लियर। तो G पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हमें टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ पर G पर A की वजह से भी फोर्स लगेगा, B की वजह से भी लगेगा और C की वजह से भी लगेगा। तो हमें क्या करना है, तीनों वेक्टर का एडिशन करना है। तीनों फोर्स लेने हैं वेक्टर और उनका क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो फोर्स तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि A to G, B to G और C to G ये जो डिस्टेंस है वो तो 1 मीटर है। तो इनका डिस्टेंस मतलब G m1 m2 अपॉन r² लिखते हैं। तो m1 मीन्स m, m2 मीन्स 2m मास अपॉन r²। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है 1 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो G है वहाँ से इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करो। ठीक है, तो ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो ऐसे हो जाएगा, ये x एक्सिस ये y, और ऐसे भी बोल सकते हैं i माइनस आई प्लस जे एंड माइनस जे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे हमने बनाया है तो यहाँ पर एंगल की भी बात करें तो यहाँ से ये एग्जैक्टली 2 पार्ट बनाते हैं तो टोटल 60 डिग्री था, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पर भी 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो ऐसे z बन रहा है उल्टा, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ। ऐसे ही यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये भी z बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 30 डिग्री। तो हमें सारे एंगल भी मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है XGC, हियर एंगल कौन सा हुआ XGC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल ये भी कौन सा हुआ, ये जो है माइनस x है तो वो भी ये G और B ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। क्लियर।
ओके, अब हमें फोर्स जो है वो फाइंड करना है। कौन कौन से फोर्स फाइंड करने हैं? जी पर ए की वजह से लग रहा फोर्स, बी की वजह से लग रहा फोर्स और सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो। तो पहले तो डायरेक्शन किस तरफ होगी वो मैं इसमें दिखा दूँ। पहले तो देखिए, जी पर ए फोर्स लगा रहा है, तो मैंने आगे भी आपको बताया जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जी पर ए फोर्स किस तरफ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ एफ जी ए की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ऐसे ही बी जो फोर्स लगाएगा जी पर वो इस तरफ लगाएगा। बी फोर्स लगा रहा है तो वो अपनी तरफ लगा रहा है ना, इसे खींच रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, अट्रैक्शन है इसलिए। तो वो फोर्स एफ जी बी इस तरफ लगेगा और जो सी है वो सी फोर्स किस तरफ लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो एफ जी सी इस तरफ है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, तो पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूँगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या है? जी m1 m2 फॉर्मूला, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बोलेंगे हम। तो जी m1 मीन्स m, m2 मीन्स 2m, मतलब जी पर और a पर जो जो मास है वो हमें लिखने हैं। तो एक m है, यहाँ पे क्या है 2m, अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 है ना, a टू g डिस्टेंस क्या है 1, तो अपॉन 1 स्क्वायर। अब मुझे डायरेक्शन लिखनी है। तो देखिए ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है? j कैरेट है ना, तो मैं इसे सिंपली j कैरेट से दिखा रही हूँ, यूनिट वेक्टर j कैरेट। ठीक है, ओके। एफ जी बी तो ये दोनों के ये क्वाड्रेंट में लग रहा है, इन दोनों के बीच में, मतलब माइनस आई और माइनस जे के बीच में। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड तो क्या है? जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर। अब मुझे डायरेक्शन लिखनी है, तो उसके लिए आप इतना दिमाग में रखिए कि ये फोर्स किन दोनों के बीच में लग रही है? माइनस आई और माइनस जे। तो मैं पहले ये लिख रही हूँ माइनस आई एंड माइनस जे। ठीक है, और जो है आपको पता है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट हम कॉस लिखते हैं, और उसके सिवाय जो बचता है उसे हमें साइन लिखना है। तो मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री जो है वो एंगल बन रहा है, मतलब एक्स कंपोनेंट जो है वो मुझे कॉस लिखना है, तो वाई कौन सा लिखना है? साइन। बस, तो ऐसे ही हमें लिखनी है डायरेक्शन। ऐसे ही एफ जी सी के लिए लिखूँ तो मैग्नीट्यूड तो जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन कौन सी आएगी कि इसके बीच में है प्लस आई एंड माइनस जे, तो प्लस आई एंड माइनस जे लिख देती हूँ पहले से ही। अब देखिए एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब एक्स कंपोनेंट जो लिखेंगे वो कॉस लिखेंगे और वाई जो लिखेंगे वो साइन लिखेंगे। तो एक्स कंपोनेंट कॉस 30 लिख दूँ और वाई कंपोनेंट कौन क्या होगा? साइन 30। ओके, तो therefore टोटल फोर्स क्या होगा? एफ जी इज इक्वल टू, सबका क्या करना पड़ेगा? टोटल एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी। तीनों में देखिए क्या कॉमन है? जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा? पहले में से जे कैरेट माइनस यहाँ से कॉस 30i माइनस साइन 30j, यहाँ से प्लस cos 30i माइनस साइन 30j। देखिए ये दोनों जो है वो x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बचा आपके पास? लिख सकते हैं इज इक्वल टू जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर j माइनस, देखिए साइन 30j 2 टाइम है, तो ऐसे लिख दें हम 2 टाइम साइन 30j। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखें अगर, तो 2 and 2 कैंसल है ना, तो क्या बचेगा? जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर, तो जे कैरेट माइनस, ये भी जे ही हो गया क्योंकि 2 कैंसिल हो गए, और जे माइनस जे दैट इज 0। मतलब टोटल जो फोर्स लग रहा है जी पर तीनों की वजह से वो 0 है ना। तो ऐसे जो क्लोज्ड अगर लूप बन रही है और उसके अंदर कोई पार्टिकल है, तो हमेशा आप देखेंगे आगे जाके भी कि वो जो टोटल फोर्स लगती है उस पर वो 0 होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया, और उसमें खास यही चीज़ सोचनी थी आपको कि आप जो है वो कैसे उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। वो ये दोनों के बीच में है, तो ये पहले लिख दीजिए प्लस आई एंड माइनस जे, और फिर जिसके साथ एंगल बन रहा है
वो कंपोनेंट कॉस और उसके सिवा साइन, ऐसे ही सिर्फ लिखना है, ठीक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि ये जो यहाँ पर A पर हमने मास m रखा था उसकी जगह हम 2m डाल दें तो क्या चेंज होगा हमारा आंसर। तो देखिए m की जगह पर अगर मैं 2m डाल दूँ तो m की जगह 2m हो जाए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ j कैरेट लिखा है उसे मैं 2j कैरेट ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, तो वही आगे जाएगा, मतलब यहाँ पर भी वो ये होगा कि जो हमारे ये जो x कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 2j माइनस ये क्या हो गया j हो गया, 2 टाइम्स साइन 30j दैट मीन्स j, तो 2j माइनस j दैट इज j। ओके, मतलब कि यहाँ फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर तरफ, है ना, कौन सी डायरेक्शन में, प्लस y डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि अगर हम मतलब यहाँ पर जो रखा है हमने जो A पर 2m मास अगर रखते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैं सेंटेंस बोल दूँ। ओके, लिखिए बाय सिमेट्री द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कैंसल्स आउट देन द y कंपोनेंट सर्वाइव। ओके, तो क्या होगा रिजल्टेंट f इज इक्वल टू वो आगे gm इंटू 2m बाई 1 स्क्वायर तो होगा, ये जो j था वहाँ पे क्या आ गया, डबल हो गया, इसलिए 2j माइनस j, तो माइनस कीजिए ये j कैरेट हो गया, मतलब gm इंटू 2m अपॉन 1 स्क्वायर इंटू j कैरेट, मतलब कि ऊपर की तरफ यहाँ पर फोर्स लग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, तो आप फिर से एक बार देख लेना और फिर उसे राइट डाउन कर देना, ठीक है। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में।